अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हमारी तीसरी क्लास है C5 6 की। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी। एक था हमारा सेकंड ओपिनियन, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है बोलता है कि भाई एक एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट ने ये बात कही है, आप सेकंड ओपिनियन दें, तो उस पर क्या सेट होगा, आपने क्या करना है, वो चीज़ सीखी थी। और फिर हमने ये सीखा था फ़ी के रिलेटेड मैटर्स के हम फ़ी पिछले वाले अकाउंटेंट से कम चार्ज नहीं कर सकते, और अगर कम चार्ज करेंगे तो वो हमारा स्कोप कम होना चाहिए। और फिर इसके सेफगार्ड हमने सीखे थे कि आप अप्रोप्रिएट सेफगार्ड ये लगाएंगे कि आप या तो अपने काम को यानी अपने स्कोप को आप क्लाइंट को समझाएं, अपनी फ़ीस को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करें व्हाट्स एवर द केसेस, और या तो आप एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करें ताकि वो देखे क्या आपने जो जजमेंट यूज़ की है वो सही है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फ़ीस कम करेंगे तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव। आप काम कम करेंगे, आप बिल्कुल इंटेग्रिटी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे इतने में तो इतना ही होता है, ऐसा ही जी। अच्छा, जैसे हमारी रिवायत रही है कि हम जो सिनेरियो कवर करेंगे, जैसे हमने सेकंड ओपिनियन और फी रिलेटेड मैटर किए थे, उसके रिलेटेड जो आपके कोड ऑफ एथिक्स 2019 में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, वो रीड कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जी। अच्छा जी, अगर मैं ये सेक्शन खोल के देखूं जो कि 321 है, तो 321 सेक्शन में वो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट माइट बी asked to provide a second opinion on the application of accounting, auditing and reporting। हमने ये सीखा था कि या तो वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग किसी के लिए भी किसी सर्कमस्टेंसेस में भी मुझसे सेकंड ओपिनियन मांग सकता है। तो वो बोल रहा है कि एक थ्रेड, फॉर एग्जांपल अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, यानी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दूसरे को काटने के लिए अपनी फीस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अच्छा जी, जो कि आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को इम्पेयर करेगा, सही है जी। अच्छा, और वो सेकंड ओपिनियन क्यों क्रिएट करेगा थ्रेड, क्योंकि जो आप ओपिनियन देंगे हो सकता है वो उन उन हालात वाक़यात के हिसाब से ना हो जो उसको पता हो। ये बात क्लियर है, मैंने डिटेल में समझाई थी। इसके बाद अब वो बोल रहा है अ फैक्टर दैट इज रेलेवेंट इन इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ सच सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड इज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रिक्वेस्ट एंड ऑल द अदर अवेलेबल फैक्ट्स। वो बोल रहा है कि भाई ये थ्रेड कितना सिग्निफिकेंट होगा, ये हालात वाकयात को देख के ही पता लगेगा, ऐसा ही जी। फिर हमने ये सीखा था कि इसके रिलेटेड सेफगार्ड्स क्या हैं। तो वो बोल रहा है कि भाई इसके लिए जो आप एक्शंस ले सकते हैं वो ये है कि आप पहले क्लाइंट की परमिशन लें, सही है, ऑब्टेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और प्री डिसेसर अकाउंटेंट। यानी आप बोलें, आप बताएं मुझे, क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई आप प्लीज़ मुझे परमिशन दें ताकि मैं उससे पूछूं उसका क्या चांस था जो उसने ये ओपिनियन दिया है, ऐसा ही जी। इसके बाद फिर हमने कहा था डिस्क्राइबिंग द लिमिटेशन सराउंडिंग एनी ओपिनियन इन द कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। अच्छा जी, यानी अगर मैं ये ओपिनियन नहीं दे सकता या मुझे मसला आ रहा है तो मैं ये सारी चीज़ें क्लाइंट को खुल के बता दूंगा, ऐसे नहीं कि बस ओपिनियन दे दिया। अगर आपको कोई मसला लग रहा है तो आप उससे क्लाइंट से डिस्कस करें। इसके बाद हम एग्जिस्टिंग या प्री डिसेसर जो अकाउंटेंट जिसके बेस पे मुझसे सेकंड ओपिनियन लिया जा रहा है, मैं उसको ओपिनियन शेयर कर दूंगा कि अगर तुम्हें कुछ बात पता है तो यार मुझे इन्फॉर्म कर देना। क्लियर है जी। अच्छा भाई, इसके बाद अगर मैंने इसमें आखिरी लाइन भी लिखी हुई थी आपको, तो मैंने फ्लो चार्ट में करवाया, क्योंकि अगर ये वैसे ही आप खाली आए ये कोड ऑफ एथिक्स को रीड करेंगे तो हमें चक्कर आ जाना है। अच्छा जी, तो बोल रहा है कि अगर एंटिटी सेकंड ओपिनियन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमिशन नहीं देती है तो फिर ये इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सोचना होगा कि क्या मैं सेकंड ओपिनियन दूं या नहीं दूं, क्योंकि वही इंटेग्रिटी वगैरह के मामला आ जाते हैं आपकी मैनेजमेंट के, ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, फिर इसके बाद हमने कोई फ़ी के रिलेटेड मैटर्स किए थे। वो फ़ी के रिलेटेड मैटर्स भी इसी सेक्शन में लिखे हुए हैं, जिसका सेक्शन का नाम है 330। हम देख लेते हैं कि उसके रिलेटेड कैसे कहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, वो बोलता ही है, सबसे पहले बेसिक बात करता है कि जो लेवल ऑफ फी कोड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसी बात है वो आपकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है काम करने की प्रोफेशनल सर्विसेज के, ऐसा ही है। वो बोल ये रहा है कि भाई जब आप नेगोशिएशन में एंटर हो रहे हैं रिगार्डिंग एनी प्रोफेशनल सर्विसेज, सही है, और बता ये रहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जो फर्म में काम कर रहा है, ऐसा ही जी। मे कोड वॉट एवर फी इज डीम टू बी अप्रोप्रिएट। वो बोल रहा है भाई फी उतनी कोड करना जितनी बनती है, ऐसे नहीं कि बिला वजह कम चार्ज कर लो, सही है जी। विद जो कि सूट करता है नेचर ऑफ सर्विस को जो हम देने जा रहे हैं। आगे
However, in such cases, chartered accountant in practice should be careful not to quote the fee lower than the charge by the chartered accountant. यानी सर वो ये कहना चाह रहा है कि जो पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फी कोट की है आपने उससे कम नहीं करना, अनलेस 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 आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या हो, कम हो। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो बोलता ये है कि भाई एग्जाम्पल्स जो कि एक्शंस की होंगी जो कि आपके लिए सेफगार्ड के तौर पे डील करेंगी वो ये होंगी कि भाई आप अपनी फ़ी को एडजस्ट करें अपने स्कोप ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से। हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म, यानी आप एक रिव्यूअर अपॉइंट करें जो कि इंडिपेंडेंट हो ताकि आपके काम को चेक करे और तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई आप बायस नहीं थे, आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आया था। ऐसा ही है जी। इसके बाद और देखें यार ये रीड करना ज़रूरी है वरना तो आप एग्ज़ाम में तो यही लेके जाना है ना, यही आपके लिए एक बुक है, ये मतलब एक बेस है आपकी। अगर कोई चीज़ दिमाग से मिस आउट हो जाती है तो आपको फिर यहाँ जाके रेफर करना पड़ेगा और वो 2 मिनटों का काम होगा। फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा कि आप ये कोड ऑफ एथिक्स परचेज करें, पूरा एक सेट परचेज करें आइजाज़ का, और फिर अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे बुक मार्क लगाएं और वहाँ पे सेक्शन के नाम लिख दें कि ये सेक्शन में यहाँ पे ये चीज़ है, ताकि आपने बोला फ़ी का केस है तो आपने फिर उसके ऊपर फ़ी लिखा हुआ होगा, आपने उसको घुमा के देखा, फ़ी के रिलेटेड सारे मैटर आ जाएंगे आपके पास और ये प्रैक्टिस से ही सही होगा आगे। फिर वो बोलता ये है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है कंप्लायंस पे जब ये केसेस होंगे। देखो मैंने आपको सिखाए थे एक फ्लो चार्ट के केस में, मैंने कहा अगर फ़ी पे की गई है एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक क्लाइंट खींचने के लिए, सही है जी, और वो सर्विसेज वो ऑफर नहीं करता, वो मैं बता चुका था। फिर देखें दूसरे में क्या बता रहा है, फी रिसीव की है जो क्लाइंट हमने दे दिया, और याद करो मैंने बताया था कि भाई ऑब्जेक्टिवली नहीं दोगे उसको, आप पहले उसको असेस तो करोगे ना कि भाई क्या वो बंदा इस काम के लायक है या नहीं। आपने मफाद के लिए उसको रेफर कर दोगे और बिला वजह क्लाइंट के लग जाएंगे। तो शुरू के 2 केसेस ये हैं कि पहले वाले में मैंने फ़ी दी है क्लाइंट खींचने के लिए, दूसरे वाले में मुझे फ़ी मिली है क्लाइंट देने के लिए, जिसको हम कहते हैं रेफरल फ़ी। आगे और हमने एक चीज़ देखी थी इसमें कि हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्यों रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है, हमने उसको रेफ़र किया था। तो सर फिर यही मैंने आपको बताया था कि तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है, मैं तो बोलूँगा सब उससे जाके खरीद, तो वो यहाँ से उठाया था मैंने। अब वो बोल ये रहा है कि भाई इसके सूटेबल एक्शंस ये होंगे कि आप एडवांस एग्रीमेंट ले लें क्लाइंट से कि भाई हम ये कमीशन पे आपको क्लाइंट या तो दे रहे हैं, आपको रेफ़र कर रहे हैं, या हम क्लाइंट कमीशन पे ले रहे हैं, यानी रेफरल फ़ी दे रहे हैं, ऐसा ही है। आगे डिस्क्लोज कर दें क्लाइंट को एनी रेफरल फ़ी और कमीशन अरेंजमेंट पेड टू, ये वही वाली बात कि भाई आप क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दें कि या जो कमीशन आप ले रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं व्हाट्सो एवर द केस इज, फिर भी क्लाइंट एग्री करता है तो फिर भी आपको अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर को अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है। इसके बाद फिर हमने आखिर में एक चीज़ सीखी थी कि अगर परचेज और सेल ऑफ फर्म की बात हो तो ये तो आपका मतलब नॉर्मल चीज़ है ना कि अगर आप एक फर्म का पार्ट खरीद रहे हैं तो ये कोई थ्रेड क्रिएट नहीं करेगा। तो ये भी बताने की बात है कि अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन दे दे और बोले कि भाई एक फर्म खरीदने जा रहे हैं, उसका पार्ट खरीदने जा रहे हैं हम, बीइंग अ फर्म ऑल्सो, तो भाई ये कोई थ्रेड क्रिएट नहीं कर रहा है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस है, आपका राइट है, आप बेशक करें। ठीक है जी। अच्छा, अब अपनी रिवायत के मुताबिक हमने जब ये यहाँ से रीड कर लिया तो इसको रीड करने के बाद हम कर लेते हैं इसके रिलेटेड पास पेपर। और मैं आपको ये बताता चलूँ पास पेपर में मैंने आपको सिखाया है आपने करना क्या होता है। आपने करना ये है कि सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करना है, आपने बताना है इस सिचुएशन में जो भी XYZ चीज़ लिखी हुई है उस सिचुएशन में कौन सा थ्रेड क्रिएट हो रहा है और फिर अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स आप क्या सजेस्ट करते हैं। सुनिएगा, विंटर 2011 का कुछ अच्छा, वैसे ये सब आते हैं, यानी बहुत सारे सब केसेस आते हैं इसके, और सब केसेस में से मैंने वो रेलेवेंट केसेस निकाल दिए हैं जो इस सिनेरियो पे अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, बोला यू आर द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर इन पीज़ादा एंड कंपनी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द फॉलोइंग मैटर इज अंडर योर कंसिडरेशन। अच्छा जी, वो मैटर क्या देख लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इशू की है इनवॉइस किसको, कमर सॉफ्टवेयर सर्विसेज को, against the referral fees for recommending services of QSS to an assurance and non-assurance client। यानी समझें इस बात को, ये वो वाला केस है कि मैंने मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, फर्म के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक इनवॉइस रेज की है। क्यों रेज की है उसका मकसद बता रहा है, बोल ये रहा है कि वो इसलिए रेज की है क्योंकि हमने उसकी सर्विसेज अपने किसी क्लाइंट को रेफ़र की थी। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये तो मेरा अपना मफाद है ना, मैंने तो विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशन उसको रेफ़र कर दिया होगा, क्लाइंट को बोला होगा भाई सबसे बेहतरीन चीज़ यही बेचता है। तो सर इस केस में आपसे परमिशन पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो थ्रेड क्या आएगा। हमने सिंपल
सिंपल ये करना है कि इस सिचुएशन को पिक करना है। देखिएगा, रिसीविंग ऑफ अ रेफरल फी फॉर रेफरिंग द सर्विसेज ऑफ QSS टू क्लाइंट में क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी। ऐसा ही जी, आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए सिंपल करना है क्या, वो केस को उठाओ, लिंक कर दो किससे भाई, कि थ्रेड किया है, और थ्रेड से आपका कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच होगा। सिंपल ये बात लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके सेफगार्ड के लिए आप लिखेंगे, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द अरेंजमेंट बिटवीन Peace Radha and Company, Chartered Accountants and the QSS regarding referral fee is fully disclosed to the client। यानी अपने क्लाइंट को बता दो कि भाई जो मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ ना, उससे मेरा रेफरल फी का ताल्लुक है, मैं फ्री में ही इसको आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, उससे मैं पैसे लूंगा। क्लाइंट बोलता है सही है, बिस्मिल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, पर फिर भी ये आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप हर चीज़ गलत करके आ जाएं। क्लियर है जी? आई होप दिस इज़ फाइन। बहुत आसान चीज़ है, पर आसान तब लगेगी ना जब आपने फ्लो चार्ट में इसको रीड किया होगा, वरना अंग्रेजी तो मुझे तुम लोगों का पता है कोई रीड नहीं करेगा जाके, इसलिए वो भी मैं ही रीड करवा रहा हूँ। आगे विंटर 2012 में आया हुआ है, वही मैंने बहुत सारे सब केसेस में से एक केस निकाल के जो कि रेलेवेंट है सिनेरियो पे, वो आपके सामने रख दिया है। अच्छा, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है रिव्यू एंगेजमेंट एट अ फी विच इज़ लोअर देन द फी चार्ज बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। यानी वो अभी केस हमने किया कि हमने क्या किया है, पिछले ऑडिटर के मुकाबले में फीस कम चार्ज की है। रिक्वायर्ड ये कि आप आइडेंटिफाई करें और सच बताएं कि क्या है, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड भी सजेस्ट करें। सोल्यूशन में हमने वही सिनेरियो को पिक किया कि बाय एग्रीइंग टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एट अ लोअर फी देन द चार्ज बाय द प्रीडिसेसर फर्म or quoted by other firms, a self-interest set has been created to the principles of objectivity and integrity। सीधी सी बात है भाई, कम पैसे चार्ज करोगे तो ऑब्जेक्टिवली काम करोगे क्या, बायसनेस आएगी, जल्दी जल्दी निकालोगे, बोलोगे भाई पेल पाल के खत्म करो, ज़्यादा कॉस्ट इंकर हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए, और आपको इंटेग्रिटी से काम लेना है हमेशा। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि सर आप अप्रोप्रिएट टाइम एंड क्वालिफाइड स्टाफ असाइन करें। टाइम देखें, टाइम बहुत अहम चीज़ है, और क्वालिफाइड स्टाफ ऐसा नहीं है कि कम फीस है तो टुच्चे जूनियर लगा दिए जिसका रेट कम होता है पर आवर का। इसके बाद या तो आप एक काम करें, अपनी फीस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्लाइंट को बोले भाई इतना काम है, ये हो सकता है। आगे, हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म। सिंपल सी बात है भाई, एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर अपॉइंट करें जो कि आपके काम को रिव्यू करे। आई होप दिस इज क्लियर। हमने यही सीखा था और सिंपल आपने इस केसेस को अप्लाई करना है। सही है जी? अच्छा जी सर, अब हम चलते हैं अपने नए सेक्शन की तरफ जो कि कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट। अच्छा जी सर, आप अब सोच रहे होंगे अब ये क्या नई बला आ गई है। अच्छा देखें, जैसे क्लाइंट हमसे मल्टीपल सर्विसेज मांगता है, जैसे बुक कीपिंग मांग लेता है, व्हाट्सएवर द केस इज, तो कस्टमर तो भगवान है, वो तो कुछ भी कह सकता है आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई आप ये इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रखें, आप मेरे बिहाफ पे इसको मैनेज करें, आप ये पैसे हैं ये मेरे हिसाब से मैनेज करें, अपने पास रखें, मेरे एसेट्स अपने पास रखें, तो इसको हम कहते हैं कस्टडी ऑफ क्लाइंट्स एसेट। अच्छा जी, तो इस केस में आपके पास क्या सेट आता है वो हमें इधर डिस्कस करना है। सही है जी? अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब मैं सेक्शन को खोल के देखता हूँ तो वो कहता है कि भाई ये क्रिएट करता है सेल्फ इंटरेस्ट सेट। सही है? और ये सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट करता है कौन से प्रिंसिपल के अगेंस्ट में से, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में। अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों करता है ज़रा समझिएगा, पहले लॉजिक समझेंगे भाई, सेल्फ इंटरेस्ट सेट ही क्यों है भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर क्लाइंट ने आपके पास अपना इन्वेंट्री रखवाई, सही है, हो सकता है चोरी कर लें आप उसको साइड में कर दें, क्योंकि देखें जब एसिड आता है तो नीयत किसी की भी फिसलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसे ही करेंगे, ये तो जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है ये सारे हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया ना। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी कोई सर्विस क्लाइंट को दे रहे हैं जो कि रिलेट करती है कस्टडी उसके एसेट्स के रिलेटेड जो आप अपने पास रखेंगे, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा आप नहीं करना, आप अज्यूम नहीं करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलेस कि आपको लॉ अलाउ करे। देखें, अगर किसी जुरिस्डिक्शन में लॉ अलाउ करता है कि भाई आप क्लाइंट के एसेट्स की कस्टडी ले सकते हैं तो आप लीजिएगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। तो देखें लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट अज्यूम कस्टडी ऑफ क्लाइंट्स एसेट अनलेस परमिटेड बाय लॉ। अच्छा जी, आगे फिर हमने इसको ब्रेक किया है दो हिस्सों में। पहला हिस्सा ये है कि आपने कुछ चीज़ें करनी है बिफोर अज्यूमिंग दैट कस्टडी ऑफ क्लाइंट एसेट, बट वो अज्यूम आप कब करेंगे, जब आपने लॉ ने आपको अलाउ किया है। अच्छा, जब लॉ ने आपको अलाउ किया है तो ही ये स्टेप आएगा कि बिफोर टेकिंग कस्टडी। आगे हमने कहा कि भाई आपने सबसे पहले तो एसेट अपने पास लेने से पहले
उससे पूछ लेना है कि भाई ये आपके पास आया कहाँ से है, इसकी सोर्स क्या है, क्या ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे तो नहीं आए आपके पास। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो कोई चीज़ आपके पास एसेट रखवा रहा है, तो अगर कैश ही रखवा रहा है तो वो आप पूछेंगे उससे कि भाई इसकी सोर्स क्या है, क्या सेल्स वेल्स की थी, कोई बिजनेस किया था, क्या किया था, या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप उसके बिहाफ पे कुछ मैनेज कर रहे हो, सही है जी, उसकी तो मतलब लगे ही लगे, साथ साथ आपके भी लग जाएं। तो इसलिए आपको ख्याल रखना है कि भाई उससे पूछ लेना है, अपने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना है कि भाई ये मालूम करने के लिए, और आपने बैकग्राउंड रिसर्च करनी होगी क्लाइंट की कि भाई अगर वो ऐसी सर्विस मुझसे मांग रहा है और अगर मेरी फर्म वो सर्विस देती है और मुझे लॉ अलाउ करता है, तो क्या उसकी बैकग्राउंड रिसर्च करके या उससे इवन पूछ के इंक्वायर करके ये देख सकता हूँ कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अच्छा, वेदर एसेट्स हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज और नॉट। दूसरी चीज वो बोलता ये है कि भाई आप कंसिडर करें कि क्या लॉज एंड रेगुलेशंस क्या अप्लाई होते हैं अगर आप उस एसेट को ले रहे हैं। लेट से आप उसकी इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो ले रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो की आउटसोर्सिंग पे अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन है तो उसको आपको फॉलो करना है या नहीं करना, तो वो कह रहा है उसको भी मद्देनजर रखना। उसके बाद वो कहता ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको ये शक है या ये पता लग गया कि क्लाइंट ने ये पैसे दिए हैं आपको किससे रिलेटेड, वो पैसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आए थे, ऐसा ही है, तो भाई उस केस में फिर आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि भाई आपने एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है तो वो इस केस में क्या कहता है, क्या आपकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, क्या आपको अब किसको बताना है। फिर आपने ये देखना है कि भाई जब लॉ एंड रेगुलेशन की आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई हाँ मुझे लॉ क्या कहता है, कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, ये पता लगने के बाद तो फिर आप अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। और आपने इसके बाद जो चीज़ आ रही है ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं क्लाइंट को जाके बता दो कि यार तुम तो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे मुझे दिए हैं, तुम्हें तो पता है ना कि तुमने मुझे ऐसे पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं करना। तो इस केस में जो आपकी क्लाइंट से कम्युनिकेशन होती है वो प्रोहिबिट हो जाती है। वो प्रोहिबिट इसलिए होती है क्योंकि आप उसको बता देंगे तो वो तो स्टेप्स ले लेगा, वो तो सब सही कर लेगा, वो पीछे बैकअप प्लान बना लेगा। तो इस केस में कहते हैं कि भाई क्लाइंट की एसेट्स की कस्टडी लेने से पहले आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको लॉ अलाउ करता है। अच्छा, अगर लॉ अलाउ करता है तो फिर आप क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे, आप बैकग्राउंड रिसर्च करेंगे कि क्या वो लेजिटिमेट सोर्स से आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपको पता लगा कि लॉ की नॉन कंप्लाइंस यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, यानी मनी लॉन्ड्रेड पैसा है, वो एक लॉन्ड्रेड पैसा है, तो आपने फिर उसमें करना ये कि आप देखें कि इस केस में आप पे लॉज एंड रेगुलेशन क्या अप्लाई होते हैं, किस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटी को आपने ये बताना है, या किससे एडवाइस लेनी है, आईकैप से एडवाइस लेनी है या किसी रेगुलेटर से एडवाइस लेनी है, और ये आपने हरगिज क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करना। क्लियर है जी ये बात। अच्छा जी, अब मैं व्हाट इफ ये कह दूं कि क्लाइंट के एसेट की कस्टडी ले ली, लॉ भी अलाउ करता है और कोई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे, तो सर अब जब अलाउ करता है तो अब काम करेंगे ना। फिर वो कहता ये है कि बेटा अब भी आपने एथिकली काम करना है, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो मुझे एक बात बताएं, अब हम देखेंगे कि हमें आफ्टर टेकिंग कस्टडी क्या करना है। अगर मैं इंसान बन के सोचूं, अगर कोई मुझे पैसे अपने पास रखवा के जाता है तो मैंने सिंपल काम करना होगा ना। इंसानी दिमाग क्या कहता है, बेसिक कॉमन सेंस क्या कहती है कि मुझे अपने पैसे को उस किसी और पैसे से अलग रखना है, ऐसा ही है ना। वो कल को जब भी मुझसे पैसे रिटर्न मांगने आए या हिसाब किताब मांगे तो मेरे पैसे अलग हों, उसके पैसे अलग हों, उसके पैसे पे जो भी कमाई हुई है वो भी अलग हो। तो सर आप क्या कमाएंगे भाई, हम तो उससे फीस लेंगे ना अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी अकाउंटेबल, हमें हमेशा अकाउंटेबल रहना है, हमें उसके पैसे का हिसाब किताब अलग रखना है, हमें अपने फर्म के पैसों में उसको मिक्स नहीं करना। तो ये वही सारी बातें हैं जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। एदर जी वो कह ये रहा है कि भाई आप सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना जो आफ्टर टेकिंग कस्टडी आप पे अप्लाई होते हैं। दूसरी चीज़, कीप द एसेट सेपरेटली फ्रॉम दी पर्सनल और फर्म एसेट, यानी वो कह ये रहा है कि भाई आप अपने पर्सनल पैसे में से और फर्म के एसेट जो हैं उसको उस पैसे से अलग रखना। इसके बाद आपको हरगिज ये इजाज़त नहीं है कि आप उसको अपने मफाद के लिए यूज़ करें। तो कह रहा है यूज़ द एसेट ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर इंडेटेड। ऐसे तो नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल वो पैसे लिए कुछ टाइम के लिए अपने लिए इन्वेस्ट किए फिर वापस निकाल के यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसी मकसद के लिए यूज़ करेंगे आप वो एसेट जिस मकसद के लिए आपको दिए गए जो एग्री हुआ है। इसके बाद बी रेडी एट ऑल द टाइम्स टू अकाउंट फॉर एसेट्स एंड
एनी इनकम, वो बोला भाई एनी टाइम आपके पास हिसाब किताब अवेलेबल होना चाहिए कि कब किसके पैसे कितने थे मेरे पास और किसके कितने बनते हैं और जो मुझे वापस देने हैं। क्लियर है जी। और मैं किसके कितने बनते हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा सर्विसेज भी आप दे सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को यही वाली। तो आपने हर किसी का हिसाब किताब अलग रखना है। सिंपल इज़ दैट कि आपने अपने पैसे को उससे अलग रखना है, आपको अकाउंटेबल रहना है, अपने सारे लॉज एंड रेगुलेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सर ये सेक्शन हमारा यहाँ ख़त्म होता है जिसका नाम है कस्टडी ऑफ क्लाइंट्स एसेट। ऐसा ही जी। अगले अगर मैं सेक्शन पे चलूँ तो यहाँ से कोई ख़तरनाक कहानी शुरू होती है। आप मेरी बात को समझिएगा। खतरनाक कहानी शुरू इसलिए होती है क्योंकि अगर आपके कोड ऑफ एथिक्स को मैं उठा के देखूं तो आपके 80% ऑफ द टाइम सवाल यहाँ से आए और ये है क्या सर, ज़रा इसको रीड तो करें। आपने अब इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है अपने ऑडिट और रिव्यू के क्लाइंट से एक्सेप्ट करने से पहले। सर ये वापस रिपीट कर दें, ये आपने थोड़ा सा मतलब ये डरा के बोला ना तो समझ नहीं आई बात। मैं कह ये रहा हूँ कि अब तक तुमने जितने भी केसेस किए ना वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियोज थे, अदर इंगेजमेंट्स थी, अदर असाइनमेंट्स थे। लेट्स से ट्रांजैक्शन एडवाइस देना, दिस इज़ नॉट ऑडिट, ऐसा ही है। अच्छा भाई, क्लाइंट को एडवाइस देना कि भाई क्या मैं उस फर्म के शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं, दिस इज़ नॉट ऑडिट, अलग एक एडवाइस है। रेफरल फी लेना एक अलग चीज़ है। अब जो हम करेंगे वो हमें इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है। देखो मैंने जानबूझ के दोनों अलग रखे हैं ना। पहले एक समा बनाया जो नई नई चीज़ें हैं आपके लिए, ये भी इवन तो बहुत न्यू चीज़ है, बट ये है कि पहले एक बेसिक लेवल से तो मैं उठा के यहाँ तो लाऊं। तो सर अगर हम हल्का फुल्का रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया था जिसमें मल्टीपल केसेस थे कि मैं किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा हूँ, दूसरा बंदा भी उस कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा है जो कि मेरा क्लाइंट है, तो मेरा पर्सनल मफाद आ गया। भाई ये तो अलग केसेस थे ना। इसमें इंडिपेंडेंट यानी इसमें जो अब जो इससे पहले केसेस किए हैं हमने, उसमें तो बेटा सिर्फ ये था कि हमें अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना था वो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी देने से पहले या वो सर्विसेज देने से पहले। अब कहानी कुछ और है। अब मैं बाइफर्केशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग खुला रहे कि कब कौन सी चीज़ कौन से सिनेरियो पे अप्लाई हो रही है। आपने ऑनवर्ड्स अब जो मेरे साथ सेक्शन करना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ऑडिट ही कर रहे होंगे। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में क्वालिफाई होकर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो एक अलग दुनिया है। उसके रिलेटेड जो थ्रेट्स वगैरह हैं वो सब बता चुका हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिव रहना है, अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ। जैसे कस्टडी ऑफ एसेट्स हो गया, सेकंड ओपिनियन हो गया, व्हाट्सएवर द केसेस। पर अब जो हमें इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है वो करनी है अपने ऑडिट और रिव्यू के क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले। तो देखें लिखा हुआ भी है इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स। अच्छा, आज की क्लास में मैंने आपको कुछ जार्गन समझाने, वो जार्गन अगर आपको नहीं पता तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ आपको आगे का कुछ भी समझ आ ही नहीं सकता। और आप प्लीज़ इसको रीड भी कीजिएगा। सर रीड क्या कीजिएगा सर, आप ही करवा देते ना तो भाई हाँ वो मेरी जिम्मेदारी है, पर एक बार बुक को खुदा के वास्ते खोल के देख लेना कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई, वो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 400 है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सेक्शन 400 में जब गया उसमें मल्टीपल बातें लिखी हुई हैं, केसेस भी लिखे हुए हैं। पर भाई वो केसेस समझने से पहले आप इसके कुछ जार्गन समझ लें। जैसे हम लॉ को रीड करते हैं तो लॉ में कुछ डेफिनेशंस होती हैं। अब वो हर जगह वो वर्ड यूज़ हुआ हुआ होता है तो वो कहता है सेक्शन 2 में जाके देखो कि भाई सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो पहले जो चीज़ें मुझे एडवांस में पता होनी चाहिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है जी। अच्छा भाई, मैं सबसे पहले जब इस सेक्शन में गया तो मैंने कहा कि भाई बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सम जार्गन्स। कुछ जार्गन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको वो दिमाग में नक्श कर लेना है ताकि आगे उसकी इन्फ्लुएंस आएगी। क्योंकि देखो वो एक एक लाइन में खेल जाता है, एग्जामिनर एक एक लाइन में खेल जाता है। अब सर ये बता दें कि आप वो कहना क्या चाहते हैं। देखें, एक जार्गन यूज़ होता है इस सेक्शन के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। अच्छा, अब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ कायदे कवानीन, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स, कुछ थ्रेड्स, कुछ रुकावटें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पे होंगी और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगी। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का तो उस केस में पहले आप ये इस लायक तो हो जाएं कि आपको पता हो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी होती क्या। वो ये थोड़ी ना बताएगा ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, वो बताएगा कि भाई एक आप इदारे का ऑडिट करने वाले हैं और वो इदारा बैंक है जो कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में एसेट होल्ड करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ अवाम के।
तो वो यहाँ से निशानदेही थी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। अब वो बोलता ही है कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जो मैं बता रहा हूँ वो तो है, और जो आपका कंपनीज एक्ट 2017 बताता है, सही है जी, और 2017 में आपको वो जाके देखना, आपको वो स्पेसिफिकली बताता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो आपका बीइंग इन पाकिस्तान, मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो होती है जिसका जो जिन लोगों का स्टेक उस एंटिटी में होता है। लेट से अगर मैं कहूँ म्यूचुअल फंड्स, तो क्या म्यूचुअल फंड्स के में भी इदारा जो है वो लोगों के पैसे लेके आगे इन्वेस्ट करता ताकि उनको रिटर्न दे सके? यस सर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? तो उसी की डेफिनेशन में आपको ये दिखा देता हूँ कि वो कहता ये है कि यू शुड नो कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। हम उसको आगे पाई कहेंगे, PIE। बोलता है होल्डिंग ऑफ एसेट्स इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी फॉर मैनी स्टेक होल्डर्स सच एज बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे इंश्योरेंस भी आ सकता है। फिर वो कहता है कि भाई बास जुरिस्डिक्शन में साइज के बेसिस पे भी पब्लिक इंटरेस्ट बन जाती है, यानी अगर इस XYZ कंपनी का इतना शेयर कैपिटल है तो मैं मानूंगा वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है। आपका जो कंपनीज एक्ट है वो 3rd शेड्यूल में यही बताता है कि कौन से साइज की कंपनी होगी तो कौन से क्राइटेरिया में फॉल होगी, ऐसा ही है जी, और उस पर कौन से शेड्यूल लगेंगे डिस्क्लोजर के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, फिर वो बोलता है कि भाई देयर मे बी सम जुरिस्डिक्शन जो बोले कि भाई इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 1200, 1500, 2000, 2500, तो वो क्या कहलाएगी? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। बट हाँ, आपको एग्जाम में वो एक हिंट दे देगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो कौन सी एंटिटी है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। क्लियर है जी? यानी इसे हम आगे जाके बाइफिकेट करेंगे नॉर्मल एंटिटीज़ में और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ में। चलें जी, अगले जार्गन पे चलते हैं। अगला जार्गन बोलता ये है कि भाई अगर आपने इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, यानी एक तो है ना कि भाई आपने क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपने इंडिपेंडेंस देखनी है कि अगर इंडिपेंडेंट ही नहीं हो तो ऑडिट कैसे करोगे, रिव्यू कैसे करोगे? इंडिपेंडेंस तो अदर सर्विसेज में भी देखी जो पीछे देख के आए, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, सेकंड ओपिनियन, ये सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं अभी। पर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप तो ऑडिट करने जा रहे हैं, इसके लिए तो इंडिपेंडेंट होना मतलब हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहता ये है कि आपको वो पीरियड पता होना चाहिए कि जिस पीरियड के लिए, जिस टाइम फ्रेम के लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो मैंने आपको उस एक पेज के थ्योरी में से एक समरी बना के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा, समझिएगा। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, आप इसको लिंक भी करें। भाई जब पास पेपर करोगे ना तो उसमें एक पैराग्राफ आएगा, उसमें बहस लिखी हुई होगी, उसमें बहस लिखी हुई होगी कि पार्टनर्स आपस में बात करें, एक पार्टनर कह रहा है कि भाई ये टाइम लैप्स हो चुका है तो वी डोंट नीड टू बी इंडिपेंडेंट, तो आपने उस पर अपना ओपिनियन देना होगा इसके तहत। क्लियर है जी? आगे सुनते हैं। सर मैंने कहा कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है इंगेजमेंट पीरियड में, और आपने दूसरा इंडिपेंडेंट रहना है पीरियड कवर्ड बाय FS में। अगर मैं कहूँ आप ऑडिट कर रहे हैं जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2020 का, तो आपने इस पूरे पीरियड में क्या रहना है? इंडिपेंडेंट रहना है। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ कि इंगेजमेंट पीरियड का क्या मतलब है, ये स्टार्ट कब होता है? जब ऑडिट टीम काम करना शुरू कर देती है, ये स्टार्ट तब होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ वो कहता है कि भाई एंड कब होता है? व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। अच्छा जी सर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं आप सब के लिए, ये समरी तो बनाई दी है, उस थ्योरी के पूरी एक पेज की थ्योरी को मैं यहाँ कन्वर्ट करके लाया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल एक बात बता देता हूँ। देखिए सिंपल यूँ याद रखें कि जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड है, पहले तो ये भेजे में फिक्स कर लें कि उस वक्त के लिए तो आपको इंडिपेंडेंट रहना है, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि जिस पीरियड के लिए ऑडिट कर रहे हो आप, उस पीरियड के लिए अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपका पर्सनल मफाद है। अगर मैं कहूँ लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2020 के आप ऑडिट कर रहे हैं, सही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द पीरियड कवर्ड बाय द FS का मतलब ये है कि 2020 की में तो आपको इंडिपेंडेंट रहना ही रहना है, ऐसा नहीं है कि आपका अपना पर्सनल मफाद हो। अच्छा दूसरी चीज़, फिर मैं कहूँगा इंगेजमेंट पीरियड। इंगेजमेंट पीरियड शुरू कब होता है? जब ऑडिट टीम काम करना शुरू करती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, लेट से समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने कहा कि भाई जनवरी 1 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक मैंने क्लाइंट्स के शेयर नहीं खरीदे हुए थे, क्लाइंट के शेयर्स नहीं खरीदे हुए थे। मैंने क्या किया, 31 दिसंबर के बाद 5 जनवरी को शेयर्स खरीद लिए। तो सर ये तो फिर ये वाला तो ब्रीच हो गया ना, हमने ये वाला तो टेक्निकली कंप्लाई किया, पर इसके बाद मैं ही ऑडिट करने लगा हूँ, ईयर एंड के बाद 5 जनवरी को मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने ही शेयर्स खरीद लिए। मैं बोलूँगा भाई VIP हो गया, मैंने कंप्लाई कर लिया। देखो उसने यहाँ पे रोक दिया, उसने बोला बेटा आपको एंगेजमेंट पीरियड में भी एथिकल रहना है, और वो एंगेजमेंट पीरियड शुरू कब होगा? जब आप ऑडिट करना शुरू करेंगे।
तो सर वो कह रहा है कि आप 2020 में तो इंडिपेंडेंट रहें, पर इसके अलावा आपने इंडिपेंडेंट रहना है जब से आपने ऑडिट करना शुरू किया। तो जब आप ऑडिट शुरू कर रहे हो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या ईयर एंड के 1 दिन बाद, तब भी आप इंडिपेंडेंट हो। देखें किस तरीके से इसने इसको कवर किया आगे। फिर बोलता क्या है कि आप तब तक इंडिपेंडेंट रहना जब तक आप क्या इशू कर दें, ऑडिट रिपोर्ट। और फिर देखें एक और चीज़ कहता है, कहता ये है कि अगर ऑडिट रिकरिंग नेचर का है, अगर ऑडिट रिकरिंग नेचर, देखिए इसने कवर कैसे बेहतरीन तरीके से किया है। पहले ईयर एंड को कवर किया कि जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर, फिर बोलता है जब ऑडिट कर रहे हो यानी ईयर एंड के बाद, तब तक इंडिपेंडेंट हो जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देते, क्योंकि इसके बीच में अगर तुमने कोई ब्लंडर किया तो तुम्हारा अपना मफाद है, वो पकड़ा जाएगा। बात क्लियर है आगे। फिर वो बोलता है कि अगर ऑडिट रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर से मुराद ये होता है कि आप हर साल आप ही ऑडिटर हैं, अगले साल भी आप ऑडिटर हैं। तो वो कहता है इस केस के अंदर एंड कब होगा, यानी इंडिपेंडेंस का पीरियड एंड कब होगा, आप कब बोलेंगे कि भाई हाँ आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो चलेगा। नोटिफिकेशन बाय आइदर पार्टी दैट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैज एंडेड, यानी वो कह ये रहा है कि अब, वो कह ये रहा है कि भाई प्लीज सुनिएगा, यहां पे एक चीज लिखनी है हमें, लेटर ऑफ। लेटर ऑफ का मतलब ये कि सुनिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको, मैंने ये समझा दिया 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इंडिपेंडेंट, ईयर एंड के बाद ऑडिट शुरू किया तब भी इंडिपेंडेंट, जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते थे तब भी इंडिपेंडेंट। फिर बोलता ये है कि अगर रिकरिंग ऑडिटर हैं आप, यानी अगले साल के लिए भी आप ही हैं, तो वो बोलता ये है कि इवन, फिर अब आपने क्या करना है, लेटर ऑफ को देखना है। लेटर ऑफ क्या, वो बोल रहा है अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, जो कि ये वाला केस था, जो कि ये वाला केस था, बोल रहा ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी आप इंडिपेंडेंट अब रहेंगे, क्योंकि ये उसकी एक्सेप्शन आ गई है। सही है सर, अब वापस से इसके दिमाग के खिचड़ी नहीं बने, एक समरी बनाते हैं। मैंने कहा 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, पहली चीज़ को साइड में लगा दो। मैंने कहा दूसरी चीज़, मैंने कहा अगर आपने ऑडिट ईयर एंड के बाद शुरू किया तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो भाई, तब भी रहना है, वो बता रहे एंगेजमेंट पीरियड में। फिर बोल रहा है कब तक, जब तक रिपोर्ट नहीं दे देते। फिर बोलता है आगे क्या, कि अगर रिकरिंग ऑडिट है, अगर रिकरिंग ऑडिट है तो आप इवन रिपोर्ट इशू कर दें तब भी ये कहानी खत्म नहीं होती, तब भी आपको इंडिपेंडेंट रहना है। कब तक, जब तक या तो ऑडिटर या तो क्लाइंट कह दे कि अब ये रिलेशन खत्म होता है, अब ये रिलेशन खत्म होता है। अब रीड करें, नोटिफिकेशन बाय आइदर पार्टी दैट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैज एंडेड। सर इसको यूं भी समझते हैं, मैंने कहा कि भाई मैंने ऑडिट करना शुरू किया तब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ऑडिट के दौरान मुझे क्लाइंट ने कह दिया कि यार दादा अगले साल हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तो भाई अगले साल किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम शेयर्स खरीद के या अपने पर्सनल मफाद से ऐसी की तैसी कर दोगे। आप तब तक वेट करेंगे जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते, तभी तो लेटर ऑफ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। बात समझ आई। तो फॉर एग्जांपल अगर 25 जनवरी को क्लाइंट ने कन्वे कर दिया कि हमारा बोर्ड ये सोच रहा है कि हम दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करें, तो तब भी आपने इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि अब इसमें लेटर केस कौन सा आ जाएगा, जब आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइनल इशू करनी है। बात समझ आती है, क्लियर है जी। देखें बिल्कुल आपको इसमें क्रिस्टल क्लियर रहना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो यही तो वो चीज़ है, अब सवालों में डेट्स का गेम होगा, ये मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल आपके लेवल पे आके समझाया है। क्लियर है जी। अच्छा जी, इसको कवर करने के बाद हम अब देख लेते हैं अगला जार्गन। अगला जार्गन ये आता है कि रिलेटेड एंटिटी। उसने इस सेक्शन में, यानी कोड ऑफ एथिक्स के 2019 में, इस सेक्शन में उसने एक रिलेटेड एंटिटी के कॉन्सेप्ट को बयान किया है, और वो इसलिए बयान किया है क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक मकसद क्या है यहाँ बताने का। वो कहता ये है कि जब भी मैं ऑडिट क्लाइंट का नाम लूँ आगे जाके, जो अभी हम सीखेंगे आगे केसेस, कौन से केसेस सीखेंगे, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के केसेस व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट। सही है जी। अच्छा वो कहता है आगे जाके जब भी मैं ऑडिट क्लाइंट का नाम लूँ तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि ऑडिट क्लाइंट का मतलब यह है कि वो क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं और उसके रिलेटेड एंटिटीज़, उसके रिलेटेड एंटिटीज़। अब ये क्या है रिलेटेड एंटिटीज़, मैं अच्छा देखो क्यों, फॉर एग्जांपल अगर आप आगे चलते हैं मेरे साथ और मैं वो बोले कि भाई एक ऑडिट क्लाइंट है, तो आप तो सिर्फ एक कंपनी पे महदूद हो जाएंगे ना। वो कहता है एक कंपनी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऑडिट क्लाइंट का नाम ले रहा हूँ तो आपने उससे भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है
और जब मैं कह रहा हूं कि उससे इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है तो उससे रिलेटेड तमाम एंटिटी से भी क्या करनी है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है। अब वो केसेस हैं आगे, वो मैं एक एक करके बताऊंगा, पर पहले रिलेटेड एंटिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसने किस तरीके से इसको बाइफरकेट किया है वो समझ लेते हैं। आ जाएं जी। वो कहता ही है कि पहले तो आप बाइफरकेट करें लिस्टेड एंटिटीज को और अदर देन लिस्टेड एंटिटीज को। तो सर लिस्टेड एंटिटी के अलावा जो अदर हो गई वो यही हो गई ना, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, वो कहता ही है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिट क्लाइंट जब मैं यूज करूं तो उसका मतलब यह है कि लिस्टेड एंटिटी सेल्फ, लिस्टेड एंटिटी सेल्फ वही कंपनी जिसको तुम कह रहे हो, और उसकी तमाम रिलेटेड एंटिटीज, तमाम रिलेटेड एंटिटीज से यहां मतलब यह है बेटा उसकी एसोसिएट, उसकी पेरेंट, उसकी सब्सिडरी। वापस से सर अगर मैं आगे जाके आयजा में अभी जो मैं कोड ऑफ एथिक्स करवाऊंगा तो इस कोड ऑफ एथिक्स में अब आगे जब ऑडिट क्लाइंट का नाम आएगा तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं, वो ये कह रहा है कि इस सेक्शन में वेन एवर आई यूज द वर्ड ऑडिट क्लाइंट दिस मीन्स दैट एंटिटी एंड इट्स रिलेटेड एंटिटीज। बात समझ आ रही है? तो आगे वो कब कैसे यूज होना है वो आपको तब बताऊंगा, बट आपने अभी सिर्फ इतना सा इस बात को भेजे में रखना है कि रिलेटेड एंटिटी का मतलब ये है लिस्टेड एंटिटीज के लिए कि वो एंटिटी जिसकी तुम बात कर रहे हो और उसकी तमाम रिलेटेड पार्टीज, उसकी एसोसिएट, उसकी पेरेंट और उसकी सब्सिडरी। पर ये किस केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में। अच्छा जी, फिर बोल रहा फॉर ऑल अदर एंटिटीज। सर वो ऑल अदर एंटिटीज कौन कौन सी है, मैंने आपको बता दिया कि सर वो एक प्राइवेट कंपनी होगी या तो फिर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होगी। आगे देखिएगा, बोल रहा है यहाँ पे जब मैं ऑडिट क्लाइंट का नाम लूँ, जब मैं किसी भी सेक्शन में ऑडिट क्लाइंट बोलूँ पर वो ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड कंपनी नहीं हो, उसके अलावा हो, तो आपने कहना ये है कि वो एंटिटी इटसेल्फ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और उसकी रिलेटेड एंटिटीज। अब इस केस में बता रहा है, इस केस में बता रहा है कि मैं इस केस में अदर एंटिटीज में रिलेटेड एंटिटी किसको कहता हूं, उसको ये रिलेटेड एंटिटी कहेगा जिसका मतलब क्लाइंट में जिसका कंट्रोल होगा। सर वापस से रिपीट करते हैं, मैंने कहा सर बेसिक रखें, मैंने कहा हम समझ रहे हैं रिलेटेड एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट। रिलेटेड एंटिटी का मतलब यह है कि जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट, जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, जिसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसके रिलेटेड एंटिटीज। सही है, क्योंकि अगर आपने उस इदारे से इंडिपेंडेंट रहना है तो आपने उसकी रिलेटेड एंटिटीज से भी इंडिपेंडेंट रहना है। अब वो कैसे केसेस आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो आगे सिखाऊंगा, पर पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें। व्हाट डज इट मीन बाय रिलेटेड एंटिटीज? वो कहता है 200 में ब्रेक करो, लिस्टेड एंटिटीज को अलग करो और अदर देन लिस्टेड को अलग करो। सर अदर देन लिस्टेड में क्या आ जाता है, प्राइवेट और पब्लिक अनलिस्टेड। मैंने कहा लिस्टेड एंटिटी की बात करूं तो अगर किसी सवाल में या किसी आगे केस में मैं बोलूं लिस्टेड एंटिटी के लिए आप इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे ऑडिट क्लाइंट का। ऑडिट क्लाइंट का मतलब ये है कि दैट एंटिटी और उसके रिलेटेड तमाम एंटिटीज, चाहे उसकी पेरेंट हो, चाहे उसकी सब्सिडरी हो, चाहे उसकी एसोसिएट हो। क्लियर है? मैंने कहा दूसरी चौरंगी पे आ जाए। दूसरी चौरंगी के ऊपर अगर मैं देखूं जाके तो दूसरी चौरंगी पे मुझे यह दिखता है कि वो कहता है कि भाई फॉर ऑल अदर एंटिटीज, यानी बाकी अगर एंटिटीज की बात करूं तो मैं वहां पे जब वर्ड यूज करूंगा ऑडिट क्लाइंट, तो ऑडिट क्लाइंट का मतलब होगा वो इदारा जिसकी मैं इंडिपेंडेंस इंश्योर कर रहा हूं और उसकी रिलेटेड एंटिटीज। पर इस केस में रिलेटेड एंटिटीज सिर्फ वो होंगी जिसे वो एंटिटी कंट्रोल करती होगी। देखें, रीड करें, एंटिटी itself and related entities over which the client has direct or indirect control। तो यानी सर आपको ये बात समझ आई कि लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए, लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए जो हमने पहले केस सीखा उसमें ऑडिट क्लाइंट का मतलब ये है कि वो लिस्टेड कंपनी और उसके रिलेटेड तमाम कंपनी, चाहे वो उसकी पेरेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो उसकी सब्सिडरी क्यों ना हो, चाहे वो उसकी एसोसिएट ही क्यों ना हो, जबकि ऑल अदर एंटिटीज़ में ऑडिट क्लाइंट का मतलब यह है कि वो क्लाइंट और उसकी सब्सिडरीज जिस पे उसका कंट्रोल होगा, तो आपने उससे भी इंडिपेंडेंट रहना है। बात समझ आती है जी? देखें ये इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं, तभी मैंने आपको ब्रेक कर करके कराया। सही है जी, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं ताकि आप इस जार्गन से रूबरू हो जाएं और एक बार रीड करें। अगली क्लास में मैं इन जार्गन्स को कंटिन्यू करूंगा और फिर हम एक मर्जर एक्विजिशन का केस भी देखेंगे। जज़ाकल्लाह।